बड़े बंगले के खानदान में पहली औलाद। बड़े से बंगले में हरिया माली का काम करता है और सरिता पोछा लगा रही होती है। उनकी 10 साल की बेटी वहीं बगीचे में बैठकर तख्ती यानी स्लेट पर आ से अनार लिख रही थी। आहा, यहाँ पर कम ठंड लग रही है, धूप में पढ़ना अच्छा लग रहा है। माँ जब तक आएंगी मुझे ये सब याद करना होगा। आ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ये लड़की हमारे बगीचे में क्यों पढ़ रही है? यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पढ़ने लिखने की? छोड़ो छोड़ो, हिमेरा मुझे पढ़ने दो। तुम इस पर नहीं पढ़ोगी, एक बार की बात समझ नहीं आ रही क्या? फेंकने के बाद ध्रुव उसकी तख्ती के 2 टुकड़े करता है, जिसकी वजह से संध्या रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, उस लड़के ने मेरी तख्ती तोड़ दी। अब मैं पढ़ाई किस पर करूँगी? आपने कितनी मुश्किल से मुझे वो दिलाया था, इसने मेरा सामान क्यों तोड़ा? आप बड़ी मालकिन से बात करो। बड़ी मालकिन को बुलाएगी? रुक, मेरी दादी से बात कर। दादी जरा इधर तो आना। अरे क्या बात हो गई सरिता, तेरी बेटी रो के क्या दिखा रही है? जी वो मालकिन ध्रुव बाबा ने मेरी बेटी की स्लेट तोड़ दी, इसीलिए वो रो रही है। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे पोते ने बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता नहीं है क्या इस गांव में लड़कियों का पढ़ना वर्जित है? और वैसे भी तुम गरीब लोगों की बेटी पढ़ लिख कर कहाँ जाएगी? एरोप्लेन उड़ाएगी या चांद पर पैर रखना है? मेरे पोते का तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी बेटी को आईना दिखा दिया। शाबाश मेरे शेर, तू इस गांव का कल का भविष्य है। सुनो लड़की, पढ़ाई लिखाई सिर्फ इस गांव में केवल लड़कों के लिए बनी है, क्योंकि लड़के वंश चलाते हैं, कमाते हैं। हमारे खुद के घर में लड़कियों के जन्म लेने की जगह है ना पढ़ाई लिखने की। तो फिर तुम कैसे करोगी? तुम जिंदा हो इस बात की खुशी मनाओ। वैसे भी तुम जानती नहीं हो तुम्हारे माँ बाप। राजेश कुछ बोलता उससे पहले ही हरिया और सरिता आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर सच बोलने से रोकते हैं, विनती करते हैं। तब राजेश चुप हो जाता है। सुनो लड़की, इस गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, समझी? तो दोबारा से यहाँ अपनी पोती पत्रा लाने की जरूरत नहीं है, वरना यही होगा। आप चिंता मत करिए, मेरी बेटी यहाँ पर ये सब नहीं लेकर आएगी कभी। हाँ साहिब, माफ कर दीजिए। सरिता चाय बना कर दो और फिर चली जाना, इतनी ठंड में अदरक वाली चाय पीने का मन हो रहा है। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आई। बड़े बंगले के लोग बंगले के अंदर चले जाते हैं। तब संध्या अपनी माँ के गले लगकर, माँ मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, उस लड़के ने मेरी स्लेट तोड़ दी। उसके दादा दादी ने हमें और आपको ही डांटा। क्यों नहीं आप लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? बताओ ना, आप क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियाँ? चुप हो जा मेरी बच्ची, अभी मुझे काम करना है। ये सब बातें यहाँ पर मत कर, किसी ने सुन लिया तो फिर हंगामा हो जाएगा और तू पढ़ेगी नहीं यहाँ पर। चुपचाप से वो टुकड़े लेकर यहाँ पर बैठ जा। समझ गई ना संध्या बेटा, चुपचाप बैठ जा, अभी थोड़ी देर में घर पर चलेंगे। संध्या शांत बैठ जाती है। हरिया मालिक काम करता है और सरिता चाय बनाकर मालकिन को पिलाती है। इतने में संध्या अपने माता पिता के साथ जा रही होती है। तब देखती है कि ध्रुव बड़े बंगले का लड़का सुंदर सी कॉपी में पढ़ाई कर रहा है। माँ देखो ना, वो लड़का कितना खराब है, खूब पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसने मेरी तख्ती तोड़ दी। हे भगवान, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं संध्या, पहले घर तो चल। जब तीनों बड़े बंगले का काम खत्म करके घर पहुंचते हैं तो संध्या फिर से जिद करने लगती है। तब सरिता, हे भगवान, तू कितनी जिद करती है बेटा। बड़े बंगले के लोग बहुत अमीर हैं, ये हम जैसे गरीब लोगों को जब चाहे को चल देंगे। अगर अमीर लोगों को गरीब लोगों की बेटियां पढ़ाई लिखाई करती हुई नजर आती हैं तो उसके साथ ही ऐसा ही करते हैं। इन्हें लड़कियों से इतनी नफरत है कि उनके खुद के घर में भी कोई लड़की नहीं है। इस गांव में लड़कियों को एक अभिशाप माना जाता है, यहाँ लड़कियों को जन्म भी नहीं होने दिया जाता। लेकिन क्यों माँ, हम लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कोई गांव में है नहीं जो इसके लिए आवाज उठाए? ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हे भगवान मेरी बच्ची, हम नहीं चाहते तुझ पर कोई आँच आए, इसलिए तुझे जितना भी पढ़ना है अपने घर में पढ़ेगी, इन बड़े लोगों के सामने नहीं, समझी? मुझे तो स्कूल जाना है पापा, मुझे बड़े होकर बहुत बड़ा इंसान बनना है। बेटा, तेरे गरीब माता पिता 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, तुझे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। अब इस बारे में तो कोई बहस नहीं करेगी। ठीक है पापा। संध्या अपनी स्लेट को जोड़ने की कोशिश करती है। वहीं सरिता गाजर के पराठे बना देती है, जिसे खाकर संध्या खुश होती है। वाह माँ, आपके हाथ के गाजर के पराठे और उसके साथ आम का अचार बहुत टेस्टी लगता है, और दो ना। ये ले मेरी बच्ची। अरे सारा लाड़ प्यार बेटी को ही करोगी,
मुझे भी अपने हाथ के गर्मा गर्म गाजर के पराठे खिला दो। हाँ हाँ लीजिए, आप भी खाइए। ठंड के दिन गुजरते हैं। एक दिन संध्या पड़ोस के ही घर में शालिनी के साथ खेल खेल में पढ़ाई करती है। बताना संध्या, 2 का टेबल कैसे याद करें? आसान है, गाने की तरह याद कर ले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अरे सच में ये तो आसान है, मैं भी याद कर लेती हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तभी गांव की औरतें देखकर, अरे मोरी मैया, अरे ओ सरिता, सुषमा, ये देखो तुम दोनों की लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं। क्या हुआ काकी? अरे बताना क्या है, अपनी आंखें से देख लो। सरिता की लड़की तुम्हारी बेटी को पढ़ा रही है। पता है ना, इस गांव में लड़कियों का जीना और पढ़ना कितना मुश्किल है, फिर भी पढ़ रही है। संध्या, मैंने तुझे मना किया था ना, तुझे समझ नहीं आता। माँ मैंने कुछ नहीं किया, शालिनी ने मुझे बोला कि वो मुझसे 2 का पहाड़ा याद करना चाहती है, तो मैंने वही उसे बताया है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देख ले सरिता, देख ले तेरी लड़की की जुबान कैसे चल रही है। वैसे तो ये तेरी लड़की भी नहीं है, बेहतर होता उस दिन ठंड में तू इसे झाड़ियों में ही पड़े रहने देती। तुझे इसे उठाकर लाना ही नहीं चाहिए था। चली है गांव की रीत बदलने। इसे बता, बड़े बंगले के खानदान वाले लोग क्या करते हैं? इस जैसी को पैदा करके छोड़ जाते हैं। क्यों री शालिनी, मैंने तुझे मना किया था ना, इसके साथ तुझे नहीं रहना, फिर भी तुझे इसी के साथ खेलना है। और हाँ, तुझे कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करनी, तुझे रसोई के काम सीखने हैं, ना कि ये सब। और सरिता, बेहतर होगा तू अपनी लड़की को बस में कर ले। ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। हैं? बड़े बंगले में भी एक बार पढ़ रही थी, उड़ती उड़ती खबर मिली। मारो इसे, मारो, अभी इन गरीब लोगों को सबक मिलेगा। हाँ हाँ मारो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। सभी गांव के लोग छोटे छोटे पत्थर उठाकर संध्या पर मारने लगते हैं, जिसके माथे पर उसके खून आ जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए सरिता सामने आ जाती है, जिससे उसे भी पत्थर से चोट लग जाती है। संध्या कसकर अपनी माँ को पकड़ लेती है। छोड़िए छोड़िए, मेरी बेटी को मत मारिए। इतने छोटे बच्चे पर आप कैसे पत्थर उठा सकते हैं? माँ मुझे लग रही है, माँ मुझे दर्द हो रहा है। ये कितने गंदे लोग हैं। आप लोग हम दोनों को क्यों मार रहे हो? मत मारो, मेरी मम्मी को बहुत मारो। चल चल, तू यहाँ से अंदर चल। सरिता अपनी माँ बेटी को बचाकर झोपड़ी में ले आती है। सभी गांव के लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। तब भूख मारकर सरिता अपनी बेटी के सिर से खून को रोकती है, हल्दी सरसों लगाती है। माँ मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे माफ कर दो माँ। और ये सब लोग क्या बकवास कर रहे थे? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? तुम मुझे कहीं से उठा कर लाई हो? ये झूठ है ना? बोलो माँ, ये झूठ है ना? तू किसी की बात मत सुन, सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मन तो ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि तुम मुझे उठा कर ही नहीं लाती, मर जाने दिया होता। कौन से बड़े बंगले के लोग मुझे फेंक कर चले गए? ये हमारे गांव में सब लोग लड़कियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? माँ अब बताओ। सुनना चाहती है तो सुन। आज से 10-11 साल पहले हम इस गांव में रहने आए। हमें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा। यहाँ बड़े बंगले के लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते। अगर उन्हें अपने घर का वंश चलाना है तो वो सिर्फ लड़कों को ही तवज्जो देते हैं। हमें ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। एक दिन मैं तेरे पापा के साथ ठंड में सुबह सुबह पानी भरने गई थी। वहां झाड़ियों में तेरे रोने की आवाज आई। अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है जी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये गांव वाले कितने अजीब हैं। किसी भी चीज पर ध्यान मत दो, चुपचाप चलो। सरिता चुपचाप चल रही होती है कि बार बार बच्चों की आवाज की और उसका ध्यान जाता है तो देखती है कि झाड़ियों में एक लड़की ठंड में एक पतले कपड़े में लिपटी रो रही है। सरिता उसे अपने सीने से लगा लेती है। हे भगवान, ये कैसे कलयुग लोग हैं जो एक छोटी सी बच्ची को इतनी ठंड में झाड़ियों में छोड़ गए। हमें इसकी माँ बाप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके माँ बाप जो भी होंगे वो बड़े बंगले के होंगे और जानबूझकर लड़की को यहाँ छोड़ गई। इन गांव वालों से मैंने सुना है अक्सर बड़े बंगले के लोग ऐसा ही करते हैं, या तो जिंदा ही बच्ची को मिट्टी में दबा देते हैं। इस गांव में लड़कियां असुरक्षित हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। तुम इसे यहीं छोड़ दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी बच्ची को ठंड में कैसे छोड़ दूं? हमारी भी कोई औलाद नहीं है। अब मैं इसे अपनी बेटी मानकर पालूंगी। इस गांव में लड़कियां एक ही सूरत में रह सकती हैं कि जब वो पढ़े लिखे ना और घर का चूल्हा चौखा करें।
ठीक है, मैं भी अपनी बच्ची को कभी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी नहीं, कम से कम ये जिंदा तो रहेगी। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी गोद भर गई। अब समझ आया तुझे? तेरी सुरक्षा के लिए मैंने तुझे पढ़ने लिखने के लिए मना किया, पर इन गांव वालों के सामने, लेकिन इस गरीब झोपड़ी में मैंने तुझे पढ़ाया। आज तूने अपना कदम उठाया, ये देखते ही गांव वालों ने क्या किया। ये सब लोग बहुत जालिम हैं। माँ, मैं नहीं जानती मेरे असली माँ बाप कौन है और वो मुझे छोड़ कर चले गए, लेकिन मेरे लिए आप भी मेरे असली माता पिता हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को कोई परेशानी हो। मैं छोड़ दूंगी पढ़ाई लिखाई। संध्या अपनी माँ की गले लग जाती है। यह सब सुनकर हरिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये सब देखकर तो आपको समझ आ गया होगा कि गांव के लोगों की सोच कई जमाने पुरानी पिछड़ी सोच थी, जहां लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता। बड़े बंगलों में सिर्फ लड़कों को ही सब हासिल होता है, लड़कियों को नहीं। वक्त के साथ संध्या बड़ी हो जाती है, माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। संध्या अपने माता पिता को संभालती है, कुएं से पानी भरकर लाती है। एक शाम वो घायल चिड़िया की मदद करती है, जड़ी बूटी लगाकर उसे उड़ा देती है। ये देखकर पंडित जी खुश हो जाते हैं। अरे अरे, बड़े बंगले के साहब ने कहा था उन्हें ऐसे ही कोई सुशील कन्या चाहिए जो स्वभाव की अच्छी हो। मुझे इस कन्या की बात करनी चाहिए, भले ही गरीब क्यों ना हो। पंडित बड़े बंगले में बात करता है। वहीं संध्या अपने माँ के पैरों की मालिश करती है, फिर पिता के सिर की मालिश। अरे बाप रे बाप, संध्या बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारा मालिश करने से गर्माहट भी पहुंचती है और सिर दर्द गायब हो जाता है। हाँ जी, मैं तो मना करती हूँ इससे कि मेरे पैर मत छुआ कर, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। पर पहले से मुझे बहुत आराम है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मालिश क्या चीज है? कैसे भूल जाऊं कि आपने मेरे लिए क्या किया है? वो तो इन गांव वालों की वजह से सच बाहर आ गया। बेटे, क्या तू उस बात को सोचकर हमें अपना माता पिता नहीं मानती? नहीं नहीं पापा, आप ऐसे मत सोचो। मेरे असली माता पिता आप ही हो। मुझे ऐसे लोगों को याद ही नहीं करना जिन्होंने मुझे जन्म के बाद छोड़ दिया हो। मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। संध्या सच जानने के बाद भी हरिया और सरिता से उतना ही प्यार करती है, लेकिन लड़कियों के प्रति जो उसके मन में डर था वो देखते ही आ रही थी कि बिना मंजूरी से लड़कियों की शादी हो जाती है, उन्हें रसोई के कामों में ही रखा जाता है। लड़के ही सब कुछ होते हैं, लड़कियों को पैदा होने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। दिन गुजरते हैं, वो पंडित उसी गांव के किसी बड़े बंगले के खानदान से संध्या के लिए रिश्ता लाता है। संध्या के गरीब माता पिता घर पर अमीर खानदान के लोग को देखकर हैरान थे। नमस्ते नमस्ते। आप तो बड़े बंगले के बड़े खानदान के लोग लगते हैं, इस गरीब झोपड़ी में कैसे? दरअसल पंडित जी ने बताया आपके घर में एक प्यारी सी लड़की है जो कि सुशील कन्या है। बस उसी के लिए हम अपने बेटे का रिश्ता लाए। हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर आप हमसे छोटे हैं तो। हाँ, ऐसे भी कहाँ लिखा है कि रिश्तेदारी बराबरी में ही होनी चाहिए। हमें आपकी बेटी का स्वभाव पसंद आया। पंडित जी ने बताया कैसे उसने एक पक्षी की जान बचाई। बस वहीं मंत्र मुग्ध हो गए हम भी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बंगले में लालची लोग तो शादी करना ही चाहते हैं, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए कैसा परिवार बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे आपका बड़प्पन है हमारे बारे में ऐसा सोचना। संध्या बेटी, जरा चाय नाश्ता लाओ। संध्या अपने हाथ से चाय पकौड़े बनाकर लाती है, जो कि लड़के वालों को पसंद आ जाते हैं। खाते पीते शादी की बात तय हो जाती है और 3 हफ्तों में संध्या की शादी रवि से हो जाती है, जहां बड़े बंगले में उसकी 2 जेठानी उसका स्वागत करती हैं और उन दोनों के लड़के चाची चाची करके घूमते हैं। चाची चाची चाची, आप मेरे लिए चीज लाई हो? नहीं चाची, आप इसकी नहीं, मेरी चाची हो। आप मुझे चीज बना कर देना, इस जंतु को नहीं। नहीं नहीं चाची, आप इसे चीज मत देना। ओहो, तुम दोनों बच्चे भी ना, शांति से बैठो। चाची को आते ही परेशान कर रहे हो। अब घर में 2 लड़के हैं, उदम तो मचाएंगे ही। ना चाहते हुए भी मैं बड़े बंगले की खानदान की लड़की थी। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं शादी करके फिर एक बड़े बंगले में पहुंच गई। ये कैसी नियति है? दीदी, क्या इस घर में यही दोनों हैं? इनकी कोई बहन नहीं है? अरे इस बड़े बंगले में ये दोनों ही पोते हैं। यहाँ कोई पोती वोती का चक्कर नहीं है। और हाँ, अब तुम अपने 2 देवरों से मिलो, अर्नब, मोहित। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। इतना बड़ा ससुराल है माँ जी। मेरी कोई नंद नहीं है। ओह बहू, तू ये क्या बात लेकर बैठ गई है? अरे मजाक बात है क्या? मैंने इस खानदान को 5 सुपुत्र दिए हैं। बेटी बेटी नहीं है मेरी कोई भी। जो है यही है। अच्छा है ना, मेरे बेटों के भी बेटे हुए हैं। हमारा वंश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
हे भगवान, ये सब सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ जी भी बेटा बेटा कर रही है, मतलब मेरा ससुराल में बेटियों की कोई वैल्यू नहीं है। कहीं आगे चलकर मेरे साथ भी यही हुआ तो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। नहीं नहीं संध्या, ऐसा कुछ मत सोच, मैं इतिहास दोहराने नहीं दूंगी। क्या हुआ बहू, तू क्या सोचने लग गई? चल छोड़, तू आराम कर। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन संध्या बड़े बंगले की पहली रसोई की रस्म निभाकर खाना खिलाती है, जहां सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत बढ़िया पायसम बनाया है। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा लगता है। सही है, लड़कियों को इन सब चीजों में महारत हासिल होनी भी चाहिए। वही तो माँ जी, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे ठेंगा बाजे। आपको पता है, सामने वाला पड़ोसी अपनी पत्नी के लिए यही बना रहा था, जबकि उसे बनाना भी नहीं आया। ये सब काम तो औरतें ही करे तो अच्छा लगता है। हाँ बहू, बाकी संध्या बहू, तुमने सारा खाना बहुत अच्छा बनाया है। ये पुलाव, कश्मीरी कढ़ी, गाजर, आलू, पूरी, मेथी, रायता, एक नंबर सब। शुक्रिया माँ जी। तभी हॉल के झूमर का बल्ब खराब होने की वजह से कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था, तो संध्या सीढ़ी लाकर उस बल्ब को ठीक कर देती है। ये देखकर रवि, संध्या, ये सब क्या हरकत है? तुम इस घर की नई बहू हो, ये सब काम लड़कों के करने के होते हैं, लड़कियों के नहीं। दोबारा से इस तरीके का काम करने से पहले पूछ लेना। जी माफ कर दीजिए, आसपास कोई नौकर नहीं था, इसीलिए मैं ही करने लग गई। नहीं बहू, तुम्हें ये सब नहीं करना है। औरतों को कुछ हदें दी गई हैं, वो उसी में रहें तो सही रहेगा। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था जिसमें मुझे हद में रहने की जरूरत पड़ गई? धीरे धीरे सर्दियों के दिन गुजरते हैं। एक तरफ संध्या बड़े बंगले में सबका ख्याल रखती है, सर्दियों से जुड़ी अच्छी अच्छी चीज बनाती है, गोंद के लड्डू, मशरूम का सूप, गुड़ पट्टी, मक्की की रोटी, साग इत्यादि। दूसरी ओर ससुराल में लड़का लड़कियों के बीच बराबरी का माहौल नहीं था। वहीं कभी वो अपनी दोनों जेठानियों के साथ शॉपिंग करने जाती तो कभी उनके बच्चों के साथ खेलती है। देखो देखो, ये मेरी गुड्डी, मेरी छोटी सी बहन है। बहन नहीं, बहन बहन कुछ नहीं होता, लड़कियों की तरह गुड्डी से मत खेल। कैसा बड़ा भाई है तू, ये ले गुड्डा। अरे अरे, तुम दोनों लड़कियों रहे हो? चंदू, वंश, अगर तुम्हारी एक छोटी सी बहन होगी तो तुम्हारे हाथ पर राखी बांधेगी, बड़े होकर तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, तुम्हारे साथ स्कूल जाएगी। हाँ चाची, हम साथ में खेलेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। गर्ल्स पढ़ने में अच्छी नहीं होती ना। अरे ये क्या बात हुई भला? गर्ल्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती हैं, तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगता है छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी गांव की ही बातें भरी हुई हैं। इन्हें अपनी बहन से कोई प्यार ही नहीं है। कैसे ससुराल वाले हैं। दिन बीतते हैं। अचानक संध्या की तबीयत खराब होने से सबको पता चलता है कि घर में खुशखबरी आने वाली है। इसलिए सास और दोनों जेठानी उसकी गर्भवती के समय में खूब ख्याल रखते हैं, ढीले कपड़े लाकर देते हैं, अच्छा अच्छा घर का खाना बनाकर खिलाते हैं, कमरे को बच्चों के खिलौने से भर देते हैं। तो बड़े बंगले के लोग धूमधाम से गोद भराई की रस्म भी करते हैं। तभी दो औरत आशीर्वाद देते हुए, थू 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 थू, नजर न लगे, भगवान तुम्हें बेटे की खुशखबरी दे। हाँ क्यों नहीं, जब मेरा पोता आएगा तो देखना मेरा नाम और कितना रोशन होगा। मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा, उसे क्रिकेट सिखाऊंगा। क्यों रवि जी, हमारा बच्चा बेटी हुई तो कुछ भी सीख सकती है। अरे संध्या, तुम देखना बड़े भैया की तरह मुझे बेटा ही होगा। गोद भराई के बाद संध्या ज्यादा सहमी हुई होती है। 4 दिन बाद उसे लेबर पेन का दर्द होता है, जहां कुछ देर बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है, वार्ड में लेटे हुए। मुझे बेटी हुई है, अब तो ये मेरी बच्ची के साथ वही सब करेंगे। नहीं, मैं अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं होने दूंगी, मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा। संध्या डर जाती है, कमजोर हालत में अपने हाथ से ड्रिप को हटा देती है, बेटी को सीने से लगाती है और वार्ड से निकल जाती है। सभी लोग बेटी के बारे में जानकर खुश होते हैं, लेकिन संध्या अलग ही डर के माहौल में थी। अरे बहू, छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही है? रुक बहू, ममता, घर में लक्ष्मी के आने की तैयारी करो। जी माँ जी। नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ आप मेरी छोटी सी बच्ची के साथ क्या करेंगे। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी, आप लोग मुझसे छीन लेंगे उसे। यहीं संध्या बेहोश हो जाती है। गायत्री बच्चों को संभालती है और रवि बेहोश संध्या को कार में बिठाता है, उसे घर ला रहा होता है। इसी बीच उसकी आंखें खुलती हैं। रवि, मैं यहाँ कैसे? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची को आपने मुझसे अलग कर दिया, मार डाला ना उसे। अरे संध्या, ये सब तुमने क्या लगा रखा है? हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और माँ के पास है। वो हमारी बच्ची का बड़े बंगले में स्वागत करेंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे खानदान के लोग मेरी पहली औलाद को मार देंगे क्योंकि वो लड़की है ना, और इस गांव के लोग लड़कियों को जिंदा कहाँ रहने देते हैं। चुप करो, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं माना जाता। लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। लो, घर आ गया, अपनी आंखों से खुद देख लो।
संध्या जैसे ही गाड़ी से उतरकर बड़े बंगले को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बड़े बंगले को बड़ी बड़ी लाइट्स और खुशबूदार फूलों से सजाया जो हुआ था। तब जेठानी संध्या के हाथों में उसकी बच्ची थमा देती है। थू थू थू, नजर ना लगे मेरे घर की लक्ष्मी को। बहू तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इस खानदान में ये बड़े बंगले की पहली औलाद है जो बेटी हुई है, और इस घर की पहली औलाद का भविष्य देखना कितना चमकेगा। बस कीजिए, आप लोग और कितना नाटक करेंगे। आप सब लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मुझे बेटी हो, बस सब यही चाहते थे कि दोनों भाभी की तरह मैं भी बेटा करूं। लेकिन आप मेरी बेटी को मुझसे अलग करो, उससे पहले मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। संध्या, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें करी जा रही हो? इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता था कि तुम बेटा करो, बल्कि सब लड़की के लिए तरस रहे थे। हाँ संध्या, अच्छा तो माँ जी आपके कभी लड़की क्यों नहीं हुई? और दोनों जेठानी जी आप भी बता दीजिए, घर के सभी लोग बस लड़के चाहने की बात करते थे, लड़की की नहीं। देखो संध्या, तुम्हारे अंदर ये डर बैठ गया है, लेकिन हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम बेटे से ज्यादा बेटी को तवज्जो देते हैं। तुम्हारी बेटी इस घर की लक्ष्मी है, इस खानदान की पहली लड़की है। हमारे नसीब में बहन नहीं थी, ये अलग बात है, लेकिन चंदू और वंश के नसीब में तो है। हाँ बहू, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा कि इस घर में लड़के ही सब कुछ होते हैं। तूने कहाँ ये सब सुन लिया? माँ जी, ये गांव वाले लड़कियों को पढ़ने लिखने कहाँ देते हैं? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े खानदान के लोग लड़कियों को मिट्टी में दबा देते हैं। अरे बस करो बहू, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत करो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे खानदान में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। गायत्री, गरीब लोगों को 4 दिन तक खाना खिलाओ, भंडारा करवाओ, और आज से 11वें दिन हमारे घर की लक्ष्मी का नामकरण होगा। बहुत बड़ी पार्टी की जाएगी, सभी लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। चलो पार्टी हो जाए। संध्या तुम खुशियों का खजाना, दिखता न दिखता न दिखता न, दिखता न दिखता न दिखता न। अरे वाह, हमारी छोटी बहन आई है, अब तो हम 4 पुलिस मिलकर घेरेंगे। अरे घर को लक्ष्मी के पैर के छाप तो लो। तभी संध्या अपनी बेटी के लाल कुमकुम से नन्हे से पैर के छाप मंदिर के दोनों दीवार पर लगा देती है। ये देखो, अब हमारे घर की लक्ष्मी के कदम, उसका आशीर्वाद इस बड़े बंगले में हमेशा रहेगा। आखिर बहू, ये तुम्हारी पहली औलाद जो है, देखना इस खानदान में कितना प्यार मिलेगा इसे। भूल जाओ पिछली पीढ़ी के लोग जो भी करते थे, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 11 दिन के बाद संध्या की बेटी का नामकरण होता है। पंडित हवन करके बेटी का नाम मुक्ति रखते हैं। ससुराल वाले बड़े बंगले के बाहर कई गरीब लोगों को पेट भरकर खाना खिलाते हैं और गाँव में खाना बांटते हैं। संध्या बहू, तुम्हें ये सब अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का नाम भी मुक्ति है। वो किसी बंधन में नहीं रहेगी, आजाद रहेगी, अपने मन की मालिक बनेगी। मुझे नहीं पता था बड़े बंगले की मेरी बेटी पहली औलाद बनेगी और उसे इतना मान सम्मान दिया जाएगा। बहू, ये तुम्हारी बेटी का हक है जो उसे मिलेगा। रवि, मोहित, अर्णम, देखो किसी को खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबको कंबल भी बांट देना। जी पिताजी, कितने गरीब लोग हमारी बेटी को आशीर्वाद देंगे ना? जब संध्या बेटी के हाथ से छुआकर गरीब लोगों को कंबल बंटवाती है, तब एक बुढ़िया, भगवान करे बेटी, तुम्हारी बेटी को इस दुनिया की सारी खुशी मिले। आज उसकी वजह से कितने भूखे गरीब लोगों को ठंड में कंबल का सहारा और खाने को मिल रहा है। ये बड़ा बंगला हमेशा खुश रहे। सभी लोगों को दान पुण्य देने के बाद शाम को पार्टी होती है, जहां मेहमान आ रहे होते हैं। घर के सभी लोगों ने शानदार कपड़े पहने होते हैं। संध्या जब अपने बच्चों के साथ आती है तो नौकर स्पार्कल गन को चलाते हैं। ये सब देखकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। संध्या की पहली औलाद के लिए नृत्य कार्यक्रम हो रहा था, जहां कई सारी लड़कियां सुंदर सी वेशभूषा में नाच रही थीं। बन के तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर, बन के तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर। अब तो संध्या तुम्हारा दिल हल्का हो गया होगा। हमारे घर में लड़का लड़की को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सच बताओ तो दीदी और मेरे बेटे के वक्त पर भी इतना अच्छा जश्न नहीं मनाया गया था जितना बड़ा जश्न अब मनाया जा रहा है। बहू, हमने गलतियां की होंगी, लेकिन बेटियों से नफरत नहीं। बड़ी बहू को बेटा हुआ क्योंकि किस्मत ने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटी नहीं चाहते। अगर मेरी पहली औलाद बेटी होती तब सभी को उतनी ही प्यारी होती, लेकिन यह हक तुम्हारी पहली औलाद को मिला। संध्या, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं अपने मन में क्या क्या शक लेकर बैठ गई थी। शायद मेरी बेटी उस सोच को बदलने आई है जो मुझे छोड़ गई थी।
इस तरह बड़े बंगले में संध्या की बेटी के लिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। संध्या अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। उसे लगता है कि उसका जन्म व्यर्थ नहीं गया। बड़े बंगले में बेटी की हंसी की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी और उसी हंसी के साथ एक पीढ़ी की सोच चुपचाप टूट गई। दोस्तों, बेटी पैदा होना अभिशाप नहीं, उसे अभिशाप समझने वाली सोच ही उसकी असली बीमारी होती है।